इनफैक्ट एक्सपर्ट से भी राय लेना बेहद जरूरी है कि यहाँ पर पिछले बार का जो समीकरण था राज्यसभा का और इस बार के राज्यसभा समीकरण में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे बदला है ये हम आपको यहाँ पर जरा समझाते हैं कि आखिरकार राज्यसभा में जीएसटी पास होगा तो आखिरकार वो समीकरण कैसा होगा। कौन कौन सी पार्टी है जो अब जीएसटी के साथ खड़ी नजर आ रही है और सरकार का साथ दे रही है और कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। पास होने के लिए 163 सीटों की जरूरत है। बीजेपी के इसमें 49 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 14 सीटें जो कि जीएसटी का साथ दे रही है, जेडीयू 13 मेंबर है, साथ ही एआईडीएमके के 12 मेंबर है, टीएमसी के 12 मेंबर है, राज्यसभा में बीएसपी के ये जो संख्या है वो 10 है, सीपीआईएम की बात करें तो 8 मेंबर है, बीजेडी के 7 मेंबर है राज्यसभा में। बाकी दलों की बात करें टीडीपी के 6 सदस्य, शिवसेना के 3 सदस्य, श्रोमणी अकाली दल के 3 सदस्य, एनसीपी के 6 सदस्य और पीडीपी के 2 सदस्य। उसके अलावा ये बन जाता है टोटल 133। उसके बाद अलावा नॉन नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं उसको बीजेपी साथ लेने की कोशिश करेगी, तो एक तरीके से कह सकते हैं कंसेंसस बनने में कामयाबी मिल सकती है। और कुछ छोटे दल भी हैं जो कि यहाँ पर बीजेपी अगर साथ ले ले तो जीएसटी पर एक अच्छा खासा समीकरण जो राज्यसभा में बन रहा है वो जीएसटी के सपोर्ट में नजर आता है। लेकिन आखिरकार ये अभी भी एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है जीएसटी को लेकर। डॉक्टर अरविंद प्रसाद, हम आपसे जानना चाहेंगे इंडस्ट्री के लिए अब जीएसटी पास अगर हो जाता है ये कितना इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि काफी टाइम से ये अटका हुआ बिल है, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल डिस्कशंस के बीच ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बिल फेल हो जाता है। देखिए, आपने जो शुरू में ही दिखाया था तो जीएसटी पास होने से 2% जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड होगा, कंप्लायंसेस अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से, और यह बात शुरू से ही कांग्रेस भी समझ रही है, बीजेपी भी समझ रही है और सभी दल समझ रहे हैं, इसलिए जीएसटी की शुरुआत भी बहुत पहले से हुई थी, कांग्रेस के टाइम में हुई थी और अभी तक इसको पास करने की उम्मीद थी। जहाँ तक मुद्दे की बात है तो जो पॉलिटिक्स की चर्चा हुई उसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जीएसटी एक बहुत बड़ा मेजर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है और निश्चित रूप से इसमें विभिन्न राज्यों को, विभिन्न इंडस्ट्रीज़ को, विभिन्न लोगों को अलग अलग प्रभावित होएगा। तो जहाँ तक ये बात कही जा रही थी कि शुरू में गुजरात सहमत नहीं हो रहा था, फिर एआईडीएमके तमिलनाडु में नहीं सहमत हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने 3 मुद्दे उठाए हैं, तो ये पॉलिटिक्स के अलावे मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ तथ्य हैं, कुछ मुद्दे हैं और ये मुद्दे मुश्किल मुद्दे हैं और इन्हीं कारणों से एक कंसेंसस बिल्डअप करने में काफ़ी समय लगा है। और वित्त मंत्री जेटली साहब ने भी कहा है कि कांग्रेस ने जो 3 मुद्दे उठाए हैं तो कई ओपनली उन्होंने कहा है कि यह कोई बहुत बेस्ट जीएसटी नहीं है, एक कंसेंसस बिल्ड किया गया है जो एक गुड जीएसटी है, आइडियल जीएसटी नहीं कहेंगे, गुड जीएसटी कहेंगे। तो कांग्रेस के जो 2 मुद्दे हैं, 3 मुद्दे हैं, 8% एडिशनल टैक्स वाला, ये वास्तविक में इंडस्ट्री भी कहता रहा है, वित्त मंत्री ने भी इसको माना है कि ये 1% एडिशनल टैक्स लगाने से जीएसटी का स्वरूप थोड़ा खराब हो गया है और आइडियल जीएसटी में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमें राज्यों को सभी को साथ लेकर चलना है, इसलिए एक कहीं न कहीं ये कंप्रोमाइज के रूप में ये 1% लगाया गया है। फिर भी उन्होंने पिछले सत्र में यह इंडिकेट किया था कि अगर यही एक मुद्दा है तो उसको वो कोशिश करेंगे कंसेंसस बिल्ड करने के राज्यों के साथ और उसको हटा करके फिर पेश करेंगे। दूसरा जी पॉइंट टेकन डॉक्टर अरविंद प्रसाद किस तरीके से, लेकिन क्योंकि कुछ जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस सामने आ रहा है, कांग्रेस जो मांगे उठा रही है उसमें है कि जीएसटी के रेट को संवैधानिक संशोधन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये मांग कितनी जायज है? नहीं, ये मांग सही नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे टेक जरूर लूंगी, लेकिन टीपी ओसवाल जी आपके पास मैं आऊंगी। जो कांग्रेस की मांग है कि जीएसटी का रेट संवैधानिक संशोधन में शामिल हो, ये आपको लगता है वाकई एक जायज मांग है? देखिए, जीएसटी पास करने के लिए ही संशोधन की जरूरत है संविधान की, तो वही पास नहीं हो रहा है। तो अभी 18% यदि ये एक रेट फिक्स कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यदि कभी देश में ज़रूरत पड़ जाए रेट बढ़ाने की या घटाने की, तो उसको चेंज करना भी कितना मुश्किल मामला है, ये आप समझ सकते हो। ये तो पॉलिटिकल इश्यू, जिस तरह से हम डिबेट देख रहे हैं उससे लगता है कि ये कोई भी इश्यू पे कंसेंसस बनने वाला नहीं है देश में। तो ये 18% एक बड़ा मुसीबत का मामला हो सकता है, इसलिए ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी तो लॉ में रहनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। और आज तक कोई भी रेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं कर रही है, तो यदि एक रेट एक लॉ में हम कॉन्स्टिट्यूशन में रेट फिक्स करते हैं
तो दूसरे कानूनों में भी लोग कहेंगे कि इसमें भी रेट फिक्स कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में। आई थिंक दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये करेक्ट नहीं है। तो लॉ को बनाने का फ्लेक्सिबिलिटी सरकार की अधिकार क्षेत्र में है, और रेट और बढ़ाना या घटाना ये सरकार के अधीन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। जी जी।